वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अनीश नाम है ना, अनीश अग्रवाल। हाँ, अनीश। ठीक है। देखो अनीश, हम लोग ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, हम्म। जिसमें हम बिजनेस स्टडी क्लास ट्वेल्थ से डिस्कस करेंगे, और बुक जो हम यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ सुभाष देशर बुक, राइट। ओके। सुभाष देशर बुक की हम यूज करेंगे। और इस बुक को यूज करने का बेसिक पर्पज मेरा क्या है कि ये आपके स्कूल में भी लगी हुई है, नंबर एक। नंबर दो, एनसीईआरटी बेस्ड ये बुक है, हम्म। तो हमें अलग से एनसीईआरटी को डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी कुछ एंड तक यदि कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके पास हो, तो हम्म। आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर एनसीईआरटी से कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो। ओके। अदरवाइज इस बुक में सफिशिएंट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी हैं, सफिशिएंट डाटा भी है, और डिस्कशन करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो आपको सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। आपका जो सीबीएसई का सिलेबस है, हम्म। उसमें दो पार्ट हमारे पास, बेसिकली पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक ओके। है। पार्ट ए और पार्ट बी, टोटल दो पार्ट हैं। और इन दो पार्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें से मैं पहले पार्ट ए के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं थोड़ा सा आपके साथ। ये पार्ट हमारा 50 मार्क्स का रहेगा, ओके। पार्ट ए। और जो पार्ट बी है, साथ साथ आपको रिमेनिंग पार्ट बचता रहे कि 30 मार्क्स का वो रहेगा। टोटल हम्म। 80 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। तो 80 नंबर के ओके। पेपर में जो हम्म। पार्ट ए है उसमें हमारे पास टोटल 8 यूनिट हैं। यूनिट हम्म। नंबर वन, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। पहली यूनिट कौन सी है आपकी? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। दूसरी है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम्म। तीसरी है बिजनेस इन्वायरमेंट। चौथी है प्लानिंग। पांचवी ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग। स्टाफिंग स्टाफिंग। डायरेक्टिंग। एंड कंट्रोलिंग। ये तो 8 यूनिट हुई हमारे पास जो कि पार्ट ए से हैं। ऐसे ही हम्म। 4 यूनिट और हैं हमारे पास जो पार्ट बी में इंक्लूड होती हैं। ठीक है। पार्ट बी में मैं यहाँ प्लस कर लेता हूँ, प्लस पार्ट बी में मेरे पास 4 यूनिट और हैं। अगर मैं इन 4 यूनिट के बारे में बात करूं तो ये टोटल यूनिट मिलाकर होती है 30 मार्क्स की, जिनमें जिनमें यूनिट नंबर हम्म। 9, यूनिट नंबर 10, ये दोनों मिलाकर 15 मार्क्स की हैं। यूनिट नंबर 11, यूनिट नंबर 12, ये मिलाकर 15 मार्क्स की हैं। तो कुल मिलाकर 30 मार्क्स की ये 4 यूनिट हमारी बनती हैं। और ओके। इनमें अगर बात करूं यूनिट नंबर 9 का नाम, तो यूनिट नंबर 9 हमारी रहेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। यूनिट नंबर 10 हमारी रहेगी फाइनेंशियल मार्केट। हम्म। यूनिट नंबर 11 रहेगी मार्केटिंग मैनेजमेंट। और यूनिट नंबर 12 रहेगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर ओके। प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमारी 2019 एक्ट हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4 यूनिट हमारी रहेंगे पार्ट बी के अंदर। अब ओके। पार्ट ए में जो यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, वो कुल मिलाकर हमारी 16 मार्क्स की आने वाली है। 16 मार्क्स की। ओके। 16 मार्क्स की, तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 नंबर मान के चलो एक यूनिट में से। ठीक हम्म। है। और यूनिट नंबर जो फोर्थ और फिफ्थ है हमारी, फोर्थ और फिफ्थ, वो हमारी टोटल आएंगी 14 मार्क्स की। 14 मार्क्स की। तो ओके। इसका मतलब 7 7 मार्क्स की आप ईच मान के चलो कि 7 7 नंबर का टॉपिक दोनों यूनिट में से हमारा आएगा। और यूनिट नंबर हम्म। सिक्स, सेवन्थ जो है हमारे पास, और एट्थ यूनिट, 3 यूनिट, ये कुल हम्म। मिलाकर आएंगी 20 नंबर की। तो इसका मतलब है टोटल अगर ऑन एवरेज बात करें तो 7 नंबर की आप ये मान के चलो कि एक यूनिट 7 नंबर की है। तो 21 नंबर की बनती है, कोई बात नहीं, 20 हो जाएंगे पूरे। 50 नंबर का ये टोटल पार्ट ए हमारा रहने वाला है। पार्ट बी में ओके। मैंने आपको बता दिया 4 यूनिट रहेंगी, जिनमें 15 15 नंबर में दो दो यूनिट काउंट की गई हैं, 9th और 10th, 11th और 12th। तो हम्म। पार्ट ए पार्ट बी कुल मिलाकर 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। और 80 मार्क्स के साथ साथ आपके पास 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट फाइल रहेगी, प्रोजेक्ट फाइल, हाँ। जिसमें हाँ। 12+8 का वेटेज है। 12 नंबर की तो आपका वाइवा रहता है, और 8 नंबर का आपका रिटर्न प्रोजेक्ट रहता है। ठीक है, ओके। रिटर्न प्रोजेक्ट आता है। ये टोटल मिलाकर इस तरीके से 20 नंबर ये बनते हैं। तो कुल मिलाकर पेपर आपका हो गया 100 मार्क्स का, जिसमें से 20 मार्क्स आपके स्कूल अलॉट कर देगा और 80 मार्क्स की जिम्मेदारी मुझे मिली है।
तो 80 नंबर के लिए मैं आपके साथ काम करूंगा। तो उन 80 नंबर के लिए अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास कुल सिलेबस के अंदर हम्म। जो हमारा पेपर बनता है उसमें 1 to 34 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, जिनमें 1 to 9। 1 नंबर के 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारे पास ओके। हमारे पेपर, क्वेश्चन पेपर का जो मैं पैटर्न है वो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन पेपर जो होता है आपका, वो क्या होता है कि 1 से लेके 34 तक टोटल क्वेश्चन नंबर होंगे, सीरियल नंबर, जिनमें 1 से लेके 20 तक 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 3 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन आपके पास है, आएंगे टोटल। तो 3, 4, 6 और 20 नंबर, एक एक नंबर के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, कुल मिलाकर 1 नंबर के, 3 के, 4 के और 6 के। 6 नंबर में भी 5 क्वेश्चन करीब करीब जो हमारे 6 6 नंबर के आएंगे। तो टोटल 30 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से कवर होगा। 20 मार्क्स का पेपर हम्म। आपका 1 मार्कर में कवर होगा। बाकी हम्म। बचे 30 नंबर, उसमें 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन हमारे सामने रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये ओके। अगर बात करूं, तो 20 और 5 25 क्वेश्चन तो हमारे पास ये हो गए। हम्म। 34 में से, 34 में से 25 क्वेश्चन हमारे पास कौन से हो गए, 1 नंबर वाले और 6 नंबर वाले। 6 नंबर वाले। बाकी जो बच गए वो 3 के और 4 के, यानी कि 25 क्वेश्चन यहाँ कवर कर लें तो 9 क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं, जो 3 और 4 3 और 4। में आएंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो 3 नंबर के 4 क्वेश्चन टोटल 12 हो जाएंगे, और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन टोटल 12। तो यहाँ तो ये बात बन नहीं रही है ना, 12 12 24 ही हुए, 30 और 20 50 74। तो 4 नंबर के 3 नंबर के अगर 2 कर दें और 4 नंबर के अगर हम 4 कर दें, तो 6 + 16 22। यहाँ पर भी नहीं बन रही है। चलो इसको एक बार देखेंगे क्या है इसका पैटर्न। यहाँ मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है 3 और 4 के कितने आएंगे, लेकिन 1 नंबर के 20 और 6 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो 20 और 5 25 ये कवर होते हैं ओके। हमारे। तो इस तरीके से 34 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ओके। 34 क्वेश्चनों में हमारे पास, मैं एक बार चेक करता हूँ जरा बुक से कि पैटर्न में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन है। आ, ये नहीं है मेरे पास, चलो कोई बात नहीं, आप देख लेना। पैटर्न में 34 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं टोटल। अब ओके चैप्टर भाई। 1 जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम्म। और चैप्टर 1 के अंदर मेरे पास जो नंबर 1 चैप्टर हुआ है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ग्रुप मैनेजमेंट। ठीक है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। तो इसके अंदर बेसिकली आपको क्या समझने को मिलेगा, क्या पढ़ने को मिलेगा, उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं आपसे, तो मुझे यहाँ सीखने को मिलेगा कि भाई इस चैप्टर में नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट क्या है, इसके हम्म। कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद एक टॉपिक आएगा, दैट इज मैनेजमेंट एज साइंस, साइंस, आर्ट एंड आर्ट और प्रोफेशन। प्रोफेशन। तीनों में से क्या है, मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है, एक साइंस के तौर पे माना गया है, एक आर्ट के तौर पे माना गया है, या एक प्रोफेशन के तौर पे माना गया है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट के टोटल लेवल्स क्या हैं। हम्म। फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा कोऑर्डिनेशन, जिसमें कोऑर्डिनेशन। कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस के बारे में हमारा डिस्कशन चलेगा। तो कुल ओके। मिलाकर 5 टॉपिक हमें इसके अंदर डिस्कस करने हैं। अगर मैं इनको सीरियल वाइज लगा दूं तो 5 टॉपिक हमारे कौन कौन से रहेंगे। पहला रहेगा हमारा मैनेजमेंट का मैनेजमेंट। कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव और कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस। ऑब्जेक्टिव, दूसरा इम्पोर्टेंट। रहेगा कि मैनेजमेंट एज एन साइंस, आर्ट और साइंस प्रोफेशन। एंड इस मीन्स प्रोफेशन। हम यहाँ बात करेंगे इसकी नेचर के बारे में, ओके। कि मैनेजमेंट की नेचर क्या है, वो आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। अगर ऊपर हम बात करें तो हम बेसिक याद रखेंगे, बेसिक कंसेप्ट, कि मैनेजमेंट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तीसरे हम्म। नंबर पर अगर हम बात करें तो इसके लेवल्स की तरफ बढ़ेंगे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। है ना। मैनेजमेंट के बेसिक लेवल्स कितने होते हैं, उनको 2 लेवल में बांटा गया है कि 3 लेवल में बांटा गया है, इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। 2 के बारे में बात करेंगे तो 2 कौन से होते हैं, 3 के बारे में बात करेंगे तो 3 कौन से होते हैं। फिर हम चौथा पॉइंट डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस। इनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पर, थोड़ा सा बेसिक मीनिंग चेक करेंगे, और देखेंगे कि इनका इंटर रिलेशन कैसे है, एक दूसरे के साथ ये कैसे जुड़े हुए हैं, और कोऑर्डिनेशन के साथ ये कैसे काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे अटैच्ड है। और 5वें पे हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन, जिसके कंसेप्ट और इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं इन 5 टॉपिक के बारे में बात करूं, तो इन हम्म। 5 टॉपिक में से, वैसे तो चैप्टर मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर ये 5 से 6 नंबर की वेटेज रखता है। देखिए हम्म। स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जो यूनिट है हमारी, पहली, दूसरी और तीसरी, वो 16 नंबर की आएंगी। तो ऑन एन एवरेज में बात करूँ तो 5 नंबर की मैं एक यूनिट मान के चल रहा हूँ। तो 5 नंबर में
इस चैप्टर में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारा बन सकता है उसके बारे में अगर हम आपसे बात करें तो ये होगा, या तो बेसिकली एक क्वेश्चन आता है इसके कंसेप्ट से 1 नंबर का। ओके फिर मैनेजमेंट आर्ट साइंस और प्रोफेशन में से क्वेश्चन आ जाता है, या तो 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में। तो या तो ऐसे ओके। क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, 1 और 4। अगर 3 का आया तो 1 मार्कर एक क्वेश्चन इसमें और ऐड हो जाएगा। अगर ओके। यहां से क्वेश्चन नहीं बना तो हम्म। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, या फिर 4 का एक क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज हम्म। 5 नंबर का है, 6 का भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आया तो फंक्शंस के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये पांच चौथा जो हाँ। पॉइंट है, ये टोटली हमारी पूरी पार्ट ए से रिलेट है। पार्ट ए में कुल मिलाकर ये 5 फंक्शन ही है जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये डिटेल में हमारे पास रहेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यानी यूनिट नंबर 4 हमारी जो होगी वो प्लानिंग की होगी, 5th जो होगी वो ऑर्गेनाइजिंग की, 6th जो होगी वो स्टाफिंग की, 7th जो होगी वो डायरेक्टिंग की, और 8th जो होगी वो कंट्रोलिंग की। और इससे पहले 3 यूनिट में पहली यूनिट हमने देख ली, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। दूसरी रहेगी हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, और तीसरी रहेगी बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो इन तीनों यूनिट को पढ़ने के बाद हम इन पांचों फंक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ओके। कोऑर्डिनेशन का एक टॉपिक इसमें देखो देखने को मिलेगा आपको। कोऑर्डिनेशन में से कई बार यहां से क्वेश्चन नहीं आया, यहां से क्वेश्चन नहीं आया, तो कोऑर्डिनेशन का तो 100% क्वेश्चन आ ही जाता है। तो कुल मिलाकर ये 3 4 टॉपिक हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमें डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं। वन बाय वन हम पढ़ते हुए चलेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे। जहां पर आपको कोई डाउट लगे, कोई बात समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम हो, वहां पर आपने डिस्कशन कर लेना है, पूछ लेना है। हम अनम्यूट करके आपसे थोड़ा सा बात करके उन प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए चलेंगे। अगर ओके। कहीं ऐसा ओके। मुझे लगा कि मुझे कोई डाउट है तो मैं उसको होल्ड पे रख लूंगा, कल उसके नेक्स्ट डे उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। अदरवाइज ऐसा होगा नहीं कि कोई डाउट हमारे पास बचे। कोशिश पूरी रहेगी, और मेरा जो टारगेट है वो यही है कि आप इसमें 100% मार्क्स लेकर आए, यानी कि 80 मार्क्स के लिए मैं आपके साथ काम करूं, और 20 मार्क्स जो हैं वो आपको स्कूल अलॉट कर दे, और टोटल 100/100 का एक फिगर आपको देखने को मिले। आपके पिताजी ने मुझे बताया कि बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार है। मुझे लगता है क्योंकि आप सिंसियर हैं, टाइम पर आ गए हैं, तो होशियार तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपके पिताजी की मैं जो है ना बराबरी तो नहीं कर सकता। वो बहुत अच्छे हैं पढ़ाने में भी और समझने समझाने में भी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर कर पाऊँ। चलिए, ओके। ओके। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर द स्टूडेंट विल बी एबल। अब देखो इस बच्चे को क्या समझ में आएगा, ये तो हमने बात की कि इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या करेंगे। बच्चा क्या समझेगा इसमें से? बच्चा समझेगा सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। फिर उसके बारे में 2 कंसेप्ट आएंगे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ठीक है, साथ साथ एक कंसेप्ट हम इसमें और पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे प्रोसेस। तो कुल मिलाकर ये 3 कंसेप्ट होते हैं मैनेजमेंट के। इन 3 कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड प्रोसेस के बारे में। फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? देखिए, ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करूं तो किसी भी संस्था के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं बेसिकली वो 3 तरीके से डिफाइन किए गए हैं। एक तो उसके सोल ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइज जो ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं। एक सोसाइटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो सोसाइटी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन के खुद के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो वो हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ फिर हम जो पॉइंट सीखेंगे वो सीखेंगे कि भाई मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर ये इसकी इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें घर के बारे में, अगर हम बात करें खेल के मैदान के बारे में, अगर हम बात करें किसी सड़क के बारे में, किसी चौराहे के बारे में, किसी स्कूल के बारे में, और किसी अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वहाँ ये किस प्रकार से अपना रोल प्ले करती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसकी नेचर ऑफ मैनेजमेंट को, देखेंगे कि भाई ये आर्ट है, साइंस है, या प्रोफेशन है। क्वेश्चन है। ठीक है, फिर टॉप, मिडल और लोअर लेवल मैनेजमेंट्स, जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। वहां पर ये जो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ये देखेंगे। 2 लेवल अगर होते हैं तो उनके बारे में भी बात करेंगे, 3 लेवल है तो उनके बारे में बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को देखेंगे। कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एज वेल एज इट्स इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो पॉइंट हमने 5 पढ़े, उन्हीं 5 पॉइंट को एज एन लर्निंग ऑब्जेक्ट के तौर पे आप यहाँ ले सकते हो। इनके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पढ़ा है, तो एक स्टार्टिंग में 2 छोटी छोटी बातें हम सीख लेते हैं, देख लेते हैं, उनके बारे में हमारा डिस्कशन देख लेते हैं। मैं पीपीटी आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। ओके।
देखिए एज पर सीबीएसई रिवाइज सिलेबस ये 2021 के बाद का सिलेबस है जो हमारा रिवाइज हुआ है। तो हम्म, 2021 के बाद जो सिलेबस रिवाइज हुआ उसमें कोई चीजें कटी बहुत कम है, डिडक्ट बहुत कम हुई हैं। ठीक है, डिडक्ट बहुत कम हुई हैं। तो हम लोग 2021 के बजाय अब ये कह सकते हैं कि 2024 का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। कोई ज्यादा सा अंतर नहीं है पीपीटीज में, थोड़ा बहुत अगर कहीं होगा तो हम उसको ऐड करते हुए चलेंगे। मैनेजमेंट ओके। के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप ये पिक्चर देखकर क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, जरा देख लीजिए एक बार। इस पिक्चर को देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस कुछ पिक्चर में ये मतलब कि सब मतलब एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, कुछ प्रोफेशनल्स टाइप लोग खड़े हैं टाई बेल्ट लगाकर, है ना, कुछ कोट वगैरह डाल के। और कुछ जो है ना आपस में किसी ना किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं। हो सकता है कि ये चार लोगों के बीच में कोई डील फाइनल हुई हो सकता है हम्म, कि ये इनको कोई प्रोजेक्ट शो कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं। हो सकता है कि ये इनको कोई पार्टिकुलर पॉइंट जो है डिक्टेट कर रही है, समझा रही है भाई कैसे हो सकता है। हो सकता है इन्होंने ये जो पॉइंट उन्होंने बताए तो इन्होंने आपस में मिलकर उसके बारे में डिस्कशन किया। ये हो सकता है कोई लीडर हो, इन सब के ऊपर कमांड कर रहे हो। तो इस तरीके की बातें ये आपस में कर रहे हैं। मीन्स टू से कि मैनेजमेंट में जो पीपल होते हैं, जो वर्किंग होती है, वो एक किसी सिंगल पार्ट का काम नहीं है, किसी अकेले आदमी का काम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो मैनेजमेंट में देखिए ये चार वर्ड आप एक साथ लेंगे। मैनेज तक पांच छह वर्ड हो गए। इन छह वर्ड को एक साथ रखेंगे मैनेज, फिर आप रखेंगे MEN, मैन, एंड देयर आफ्टर यू विल सी द टी। अगर हम बात करें मैनेज, तो मैनेज का सिंपल मतलब आपने पढ़ा भी है, समझा भी है। हम इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं? प्रबंध, प्रबंधन बोल देते हैं या प्रबंध बोल देते हैं। किसी चीज का मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना, मैनेज करना, किसी चीज को, किसी चीज की व्यवस्था करना। मैन, प्रबंध किस चीज का करना, किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं? मैन, मैन मीन्स द लोट ऑफ पीपल। सिंगुलर नहीं है ये, प्लूरल सेंस में है, तो लोट्स ऑफ पीपल के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। एक सिंगल आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। टी मतलब थिंग्स, या ओके। आप कह सकते हैं अदर देन मैन। अदर देन, अदर देन मैन, जो मैन है उनके अलावा जो चीजें हैं उनको मैनेज करना। सो मैनेजमेंट ओवरऑल है क्या? मैनेजमेंट ओवरऑल एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम अगर बात करें तो हम मैनेजिंग का काम करते हैं। मैनेजिंग का काम करते हैं, किसको मैनेज करने का काम करते हैं? मैन को मैं और अदर थिंग। थिंग्स को। तो इस अदर थिंग्स को मैं एक अदर वर्ड में और ले लेता हूँ, टी का मतलब, दैट इज कॉल्ड टेक्निक। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट बेसिकली एक टेक्निक है टू मैनेजिंग द मैन एंड अदर थिंग्स। नाउ व्हाट आर दीज अदर थिंग्स? इन अदर थिंग्स में हम किसके बारे में बात करें? तो टोटल अगर किसी बिजनेस के बारे में बात की जाए तो वहाँ 5 M वर्किंग में होते हैं, जिसमें पहला M जो होता है वो आपका होता है मैन। सबसे हम्म, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, इसके बिना कुछ भी नहीं है। इसके बिना आप ये कहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्किंग पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये वो एलिमेंट है जिसमें एक दिमाग है जो सोच सकता है, समझ सकता है, जिसके बारे में चीजें जानने की क्षमता है, जो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग, पता नहीं, सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इसी के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये मैन जो है सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है। इट इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है। ठीक है। ओके। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें, जो एम बच गए चार, तो उसमें पहला एक एम हो गया मैन, दूसरा हो गया मशीन। मशीन। अब मैन के आने के बाद हमें चाहिए एक कैपिटल रिसोर्स, मशीन। हम्म, फिर हमें उस पर काम करने के लिए चाहिए मटेरियल। फिर वो मटेरियल किसी ना किसी चीज से तो आप परचेज करोगे ही, तो उसके लिए आपको चाहिए मनी, पैसा। अब ये सारी चीजें होने के बाद मैन इन चीजों को एक प्रॉपर वे में यूज करेगा, उसके लिए उसको रिक्वायर होंगे कुछ मेथड्स के बाद, किसी प्रकार के कोई मेथड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो कुल मिलाकर ये 5 M किसी ऑर्गेनाइजेशन के हमारे वर्किंग में होते हैं, जिनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट M है मैन, फिर मशीन, मटेरियल, मनी एंड मेथड्स, जिनका यूज करके मैन जो है एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी करता है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस को जो है ना अंजाम देता है, या किसी प्रकार की कोई मैनेजिंग एक्टिविटी को वो अंजाम देता है, जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पता लगता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसके वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, या वो वर्किंग इफेक्टिवली है भी या नहीं। तो इसी के साथ साथ जैसे हम बात करते हैं कि एक प्रोसेस है, किस चीज की प्रोसेस है? प्रोसेस है डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस की, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग,
डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग। तो ये पांच जो फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, इन पांच फंक्शंस का ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। इन पांचों फंक्शन को मिलाकर हम एक प्रोसेस बनाते हैं। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इंटर रिलेटेड functions of management like planning, organizing, staffing, directing, and controlling, in which the person or the human resource or the man tries to do manage all other M's in effective and efficient manner, in effective and efficient manner। एफिशिएंट मैनर। बिल्कुल, वो इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर से उन चीजों को क्या करता है, अरेंज करने की, मैनेज करने की कोशिश करता है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इन दो टर्म्स के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज इफेक्टिवनेस, व्हाट इज एफिशिएंसी। एक जो बात की मैंने आपसे प्रोसेस के बारे में, तो आपसे पूछा जा सकता है मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, डिफाइन क्या होती है। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस का मतलब सिंपल सा है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरलेटेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की बात करते हैं। तो वो सारे फंक्शंस को मिलाकर एक प्रोसेस बनती है। उस प्रोसेस में हम सबसे पहले मैनेज, जो मैन होता है उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और वो अदर थिंग्स को मैनेज करने की कोशिश करता है, ताकि इस प्रकार का इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो सके कि जो रिजल्ट्स निकल कर आए, वो रिजल्ट्स कैसे रिजल्ट्स हो हमारे सामने, इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। इफेक्टिव रिजल्ट भी हो और एफिशिएंट रिजल्ट। तो ओवरऑल मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग मीनिंग बताए हैं। तो सिंपल तौर पे आप ये समझेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस को यूज करते हैं, और जो मैन सबसे इम्पोर्टेंट जो एम होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका यूज करके अदर थिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो, अगर हम मैन को कंट्रोल कर पाए तो वो अदर चीजों को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेगा, मैनेज कर लेगा, और जिसकी वजह से रिजल्ट कैसे निकल कर आएंगे, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिजल्ट। एफिशिएंट। अब यहाँ पर अगर बात करें व्हाट इज इफेक्टिव एंड व्हाट इज एफिशिएंट, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ध्यान कीजिएगा, जब भी मैं बात करता हूँ एफिशिएंट के बारे में और जब भी मैं बात करता हूँ इफेक्टिव के बारे में, तो दो वर्ड आपको यहाँ सर्कल कर लेने हैं। इफेक्टिव में टी को सर्कल कर लें, इफेक्टिव में टी को सर्कल कर लें, और एफिशिएंट में सी को सर्कल कर लें। जी। ठीक है, इन दो वर्ड को आप सर्कल कर लेंगे। अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बारे में, तो इफेक्टिवनेस में टी को सर्कल करेंगे, एफिशिएंसी में सी को सर्कल करेंगे, जिसका बेसिक मतलब होता है, वेन एवर आई एम डिस्कसिंग अबाउट इफेक्टिवनेस, देन इट मीन्स वर्क इज शुड बी completed ऑन टाइम। काम ओके। जो है ऑन टाइम कंप्लीट होना चाहिए। जब भी एक काम हमारा ऑन टाइम कंप्लीट होगा, तो हम ये कहेंगे कि वहां पर मैनेजमेंट इफेक्टिव है। अगर मैनेजमेंट किसी काम को ऑन टाइम कंप्लीट कर पा रही है, तो हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, इफेक्टिव है। इफेक्टिव। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि काम को वो एट मिनिमम मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट पर कर पा रही है, मिनिमम कॉस्ट पर कर पा रही है, हम्म। या मिनिमम आउटपुट पर, मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट ले पा रही है, मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट दे पा रही है हमें, तो हम ओके। ये कहेंगे कि मैनेजमेंट कैसी है, एफिशिएंट है। एफिशिएंट। ठीक है, तो जर्नली इनमें डिफरेंस पूछ लेता है, तो वो डिफरेंस बेसिकली, डिफरेंस आप याद रखेंगे, ऑन टाइम, ऑन कॉस्ट और ओके। मिनिमम कॉस्ट। अगर बात की जाएगी ऑन टाइम की, तो आप सिंपल बात करेंगे कि वर्क इफेक्टिव। इफेक्टिव है, और अगर बात करेंगे कि मिनिमम कॉस्ट पे काम पूरा हो रहा है, तो एफिशिएंट। एफिशिएंट है। अब कोई भी पर्सन या कोई भी मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या तो वो इफेक्टिव हो, या वो एफिशिएंट हो, या वो इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों हो। तो अगर हम्म। इस तरीके की बात हमारे सामने रखी जाए कि वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो एफिशिएंट होना चाहिए, वो इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए, तो आप किस बात को प्रेफर करेंगे, किस बात की तरफ आप जाना चाहेंगे? एफिशिएंट। एफिशिएंट होना चाहिए, एफिशिएंट मतलब कम से कम लागत पे काम करे, है ना। चलो, अगर काम मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ चल पड़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, मैं यहाँ ले लेता हूँ ब्लैंक सा पेज। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वी एन लिमिटेड। ठीक है, वी ओके। एन लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। हम्म। उसका एक प्रोडक्शन मैनेजर है। ओके। प्रोडक्शन मैनेजर जो है बेसिकली, उसका नाम हम लोग देते हैं ए। ओके। उसको एक ऑर्डर मिला है, उस ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑर्डर मिला है एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन से, हम उसका नाम रख लेते हैं सूरज लिमिटेड। ओके।
अब सूरज लिमिटेड ने कहा कि मुझे 1000 यूनिट्स ऑफ हम्म। बेल्ट बनाकर दे दें। बेल्ट, ओके। बेल्ट स्कूल, ये सूरज लिमिटेड एक स्कूल मान लेता हूँ, एक स्कूल है, विमेन लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन है, तो ये मान लीजिए बेल्ट बनाने का काम करता है। और एक हम्म। हजार यूनिट्स बनाने का इसको ऑर्डर मिला है, और ये कह रहा है कि ऑर्डर हमें 15 जून तक चाहिए। पंद्रह हम्म। जून तक चाहिए, 2024, 15 जून 2024 तक चाहिए। अब विमेन लिमिटेड ने कहा ठीक है जी, आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा। अब प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर ए है, वो क्या करता है, उसके पास जो मशीन्स हैं हम्म। इसमें वो प्रोडक्शन करेगा। उन मशीन्स की जो कैपेसिटी है वो ये कहती है कि अगर एक बार मशीन को रन करेंगे, ये 15 जून, आज सपोज करते हैं, डेट डाल लेते हैं हम लोग, ये इनको ऑर्डर चाहिए आज है 2 जून, 2 जून, तो 13 दिन में ये ऑर्डर चाहिए। और हम्म। मशीन की जो कैपेसिटी है वो ये कहती है कि करीब करीब जो है एक दिन में 600 यूनिट बना पाएगी। अच्छा। ठीक है, हम्म। एक दिन में कितनी, 600 की 60 ले लेते हैं, 60 यूनिट बना पाएगी। ओके। और तो इस हिसाब से जो 1000 यूनिट है वो करीब करीब कितने दिन में बन जानी चाहिए हमारी, 60 तो 15 6 के 90, थोड़ा सा 17 दिन में। 17 दिन में बन जानी चाहिए, मतलब मैं हम्म। कहूँ कि करीब करीब 17 दिन तो उसको लगेंगे है ना। यस। अब अगर वो काम 15 दिन, 15 जून के बाद 17 दिन में बनेगा, तो इसका मतलब है 17 तो 19 जून को उसका काम कंप्लीट होगा। हम्म। और जो यूनिट का प्राइस उन्होंने बताया, सूरज स्कूल ने वो बताया कि जी हम 10 रुपए पर यूनिट में परचेज करेंगे। और उन्होंने 19 दिन में ये काम करके दे दिया। लेकिन कॉस्ट रखी कितने रुपए, 10 रुपए पर यूनिट। तो हमारे हिसाब से ये क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया या एफिशिएंट हो हम्म। गया, बताइए। इफेक्टिव हुआ। इफेक्टिव का मतलब मैंने आपको समझाया था बेटा कि ऑन टाइम अगर काम पूरा करे, तो देखो इफेक्टिव में आपको कंफ्यूज नहीं होना, इफेक्टिव में टी वर्ड को आपको पकड़ना है, और एफिशिएंट के अंदर सी वर्ड को पकड़ना है, एफिशिएंट बीच में जो वर्ड आ रहा है। लेकिन जो सूरज लिमिटेड है वो हमसे 10 जो भी रुपीस के इसमें ले रहे हिसाब हैं से, एक यूनिट, और हमने भी 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बनाया, तो हमको प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं कुछ। हाँ नहीं, हमने तो प्रॉफिट नहीं चाहिए ना, क्योंकि विवियन लिमिटेड तो 10 रुपए में उसको प्रोवाइड कर रही है। अच्छा। उन्होंने कहा कि जी 10 रुपए में मिलनी चाहिए, मुझे बाजार से 10 रुपए मिलती है, आप भी मुझे 10 रुपए की दो, तो 10 रुपए में ही देंगे हम उसको। लेकिन 10 रुपए में देने के लिए उसको 19 दिन लगे उसमें काम करने के लिए करीब करीब। हाँ, तो फिर एफिशिएंट है। तो वो एफिशिएंट हुई ना, कि ऑन हम्म। मिनिमम कॉस्ट जो भी उन्होंने मांगी, उस मिनिमम कॉस्ट पर हमने प्रोडक्शन करके उसको दे दिया। मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या है, जिस कॉस्ट पर एक पार्टी डिमांड कर रही है प्रोडक्ट की, 10 रुपए में डिमांड की, मैंने 10 रुपए में दे दिया। अब चाहे ये प्रोडक्ट मुझे 9 रुपए में पड़ो, चाहे प्रोडक्ट मुझे 8 रुपए में पड़ो, चाहे मुझे हम्म। 7 रुपए का पड़ो, मैं उसको 10 रुपए में दे दूंगा, उसने 10 रुपए की डिमांड की है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे 15 जून तक चाहिए, अब मैं ये ऑर्डर उनको पूरा कर रहा हूँ सपोज 19 जून को, तो हम्म। 19 जून को कर रहा हूं, तो क्या मैं ऑन टाइम काम कंप्लीट कर रहा हूँ, क्या मैं नो। ऑन टाइम काम कंप्लीट कर रहा हूँ, नहीं। नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ऑन टाइम काम कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है, कि ही इज नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव। तो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो यस। सकता है, वो बताइए। कैंसिल हो सकता है। हो सकता है ना, 15 जून तक ऑर्डर आना था, और 15 जून से के बाद वो कह रहा है 19 जून तक हम ऑर्डर कंप्लीट करके दे रहे हैं, तो ऑर्डर हो सकता है कि कैंसिल हो जाए, है ना। तो क्या उसके खाली एफिशिएंट होने से बात बनी, नो। नहीं। चलो दूसरी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी 10 रुपए की यूनिट में लूंगा आपसे, और मुझे 15 जून को ऑर्डर चाहिए। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर ए है, उसने क्या किया, उसने काम किया, हम्म। और ऑर्डर 14 जून को कंप्लीट कर दिया। ओके। ओवर टाइम काम किया, 14 जून को ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। लेकिन कॉस्ट आ गई 12 रुपए पर यूनिट, कॉस्ट कितनी आ गई, 12 रुपए पर यूनिट। इफेक्टिव तो अब बताइए जरा, वो क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं, पहले तो ये बताइए। है। इफेक्टिव है, क्योंकि 14 तारीख को, 14 जून को काम कंप्लीट करके दे रहा है, उन्होंने 15 जून को मांगा था, तो वो इफेक्टिव तो है। है। अब हम्म। कॉस्ट आई 12 रुपए पर यूनिट, तो बताइए क्या वो एफिशिएंट है, एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट नहीं है। तो अब बताइए, अगर मैं कहूँ कि खाली एक मैनेजर इफेक्टिव होना चाहिए, तो बात हम्म। बन जाएगी, नहीं।
नहीं बनेगी। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे दोबारा से है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं ये हाँ, कहूं कि एक पर मैनेजर जो है वो कैसा होना चाहिए, तो मैनेजर कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। हाँ, इसका मतलब वो इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी। और वो एफिशिएंट भी होना चाहिए। अगर वो दोनों ही है तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगी, काम कर पाएगी, या वो अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगी। तो इट मीन्स मैनेजर शुड बी इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। एफिशिएंट। वो इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी एफिशिएंट होना भी। चाहिए। तो इट मीन इन शॉर्ट, अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपसे जो बात की है वो मैनेजमेंट के कंसेप्ट पे बात की है बेटा आज। और मैनेजमेंट के जो कंसेप्ट के बारे में मैंने आपसे बात की है वो किसके बारे में बात की है? मैनेजमेंट के बारे में आपने इसकी तो कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, और आपने बताया कि इफेक्टिव और एफिशिएंट के बारे हाँ, में। इस कॉन्सेप्ट में मैंने कितने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं आपसे बताओ जरा एक बार। इस कॉन्सेप्ट में आपने एक तो पहले आपने इफेक्ट एक तो पहले आपने बताया कि मैनेजमेंट का मतलब एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। हाँ, आपने मैनेजमेंट के बारे बताया। में बेटा मैंने जो कंसेप्ट डिस्कस किए ना उसमें पहला कंसेप्ट आपसे डिस्कस किया था, इट इज ए प्रोसेस। प्रोसेस है। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको दूसरा कंसेप्ट इफेक्टिवनेस। इफेक्टिव हाँ, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। फिर तीसरा और वो एफिशिएंट। एफिशिएंट होना चाहिए। तो जब भी मैनेजमेंट के कंसेप्ट के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो यू विल स्टेट अबाउट दीज थ्री पॉइंट्स: प्रोसेस, ओके। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट, एफिशिएंट। या एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, राइट। तो इन तीन पॉइंट के बारे में बताओगे। तो तीन कंसेप्ट हम यहाँ हमने देखे, एक, दो और तीन। तीन कंसेप्ट होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। तो ओके। मैनेजमेंट के जिन तीन कंसेप्ट के बारे में बेसिकली इंडिविजुअली वन मार्कर क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है कि बताइए मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, हाउ मैनेजमेंट इज, देयर शुड बी इफेक्टिवनेस इन द मैनेजमेंट, बताइए इसका क्या मतलब है। देयर शुड बी एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, बताइए इसका क्या मतलब है। या फिर एक मैनेजर इफेक्टिव भी होगा, एफिशिएंट भी होगा, या इफेक्टिव खाली होगा तो काम चल जाएगा, या एफिशिएंट खाली होगा तो काम चल जाएगा, या दोनों होने चाहिए, इसके ऊपर एक टिप्पणी करिए। एक नंबर में जनरली क्वेश्चन आता है। या फिर एक छोटी सी केस स्टडी आ जाती है, उस केस स्टडी को मैं लिख के दिखा देता हूँ। कई बार ऐसी केस स्टडी आ जाती है कि भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिस्टर ए जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर हैं, उनको एक ओके। टारगेट दिया गया है कि भाई आपको 1,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, और उसकी जो कॉस्ट आनी चाहिए वो 10 रुपये पर यूनिट आनी चाहिए, और जो टाइम ओके। लगना चाहिए उसके अंदर वो आपको लगना चाहिए 10 डेज का, कि आपको 10 डेज में ये 1,000 यूनिट मुझे प्रिपेयर करके देनी है। एक एक मैनेजर को, ए प्रोडक्शन मैनेजर को एक टारगेट मिला है। अब ए प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है कि भाई वो 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर देता है, लेकिन लागत आती है 12 रुपये और डेज लगते हैं 10। तो यहाँ पर बताइए कौन सा कंसेप्ट है? इफेक्टिव। इफेक्टिवनेस। दूसरा पॉइंट आता है कि वो 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर देता है, डेज लगते हैं 14, और सॉरी, लागत आती है 14 रुपये पर यूनिट और डेज लगते हैं 12। अब बताइए वो क्या है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, उनमें से कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछ लेता है कि भाई 1,000 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है, यूनिट की कॉस्ट लगाई उसने 9 रुपये, और प्रोडक्शन हुआ 10 डेज में। अब बताइए वो क्या है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, मैनेजमेंट है, या इफेक्टिव है या एफिशिएंट है, या दोनों ही है? दोनों है। दोनों है। और एक क्वेश्चन हमसे ये पूछ लेता है कि 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, 9 रुपये पर यूनिट में प्रोडक्शन किया, लेकिन डेज लग गए उसको 12। तो अब बताइए वो क्या है? ये है एफिशिएंट। एफिशिएंट है। तो ये जो बातें हैं, इस तरीके का एक क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। चार पांच केस स्टडी ऐसी आपको दी होंगी, उनको देखना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है। ओके। तो आज के लिए हम केवल इतना ही रखते हैं। ओके। मैनेजमेंट के कंसेप्ट के बारे में बात की है। कल इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस पे चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, ये क्योंकि आपने यूनिट कर भी रखी है एक बार तो समझने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, इजिली आप इसको समझ भी पाएंगे, है ना। तो ओके। यहाँ तक अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई बात पूछने की हो तो आप पूछ सकते हो। आपकी बुक के अंदर एक छोटी सी एक केस स्टडी दी गई है, आप इस केस स्टडी को पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एट टाटा स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ ए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में एक बार आप इसको रीड कर लेंगे, कोई बात इसमें पूछने की है नहीं, एक आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ये सेल्फ ओके। से पढ़नी है। सेल्फ से पढ़ोगे तो उससे क्या होगा कि तो आपको ये पता लगेगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली अपने आप सक्सेसफुल नहीं होता, उसको सक्सेसफुल होने के लिए एक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी जरूरत ओके। होती है? क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत। मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बिना
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं नहीं हो होता। सकता। तो ये आपने खुद से इसको स्टडी करना है, पढ़ना है। हम लोग अपना जो नेक्स्ट पॉइंट रखेंगे या कल से जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, तो इस पूरे पॉइंट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, मैं आपसे बात करूंगा किसके बारे में। एक तो ये जो पॉइंट रखा गया है, दैट इज सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग ए डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। नाउ व्हाट, मैनेजमेंट। है ना, व्हाट इज डेलिब्रेट? डेलिब्रेट क्या होती है? डेलिब्रेट, पता नहीं। हाँ, डेलिब्रेट का सिंपल मतलब होता है दैट कि हमें नोइंगली एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, नोइंगली। ये नहीं कि अपने आप से कोई काम हो जाएगा। नोइंगली, जानबूझकर हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। और उस मैनेजमेंट प्रोसेस में जो प्रोसेस है उसमें हम बेसिकली किन को फॉलो करते हैं? 5 फंक्शंस को: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग। और जब इन 5 फंक्शन को हम फॉलो करते हैं, तो उन 5 फंक्शन को फॉलो करने के साथ साथ हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेज करने का इफेक्ट। काम किसको? मैन को और थिंग्स को, है ना, मैन को और थिंग्स को। तो इसमें ये यहाँ से हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, और हमारा जो टॉपिक क्लियर होगा वो आएगा मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड फंक्शंस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बारे में हम लोग बेसिकली बातें करेंगे। ओके। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हमारा टाइमिंग रहेगा करीब करीब 8 to 9 o'clock। थोड़ा बहुत अगर लेट होंगे, आप लेट होंगे या मैं लेट होऊंगा, तो कम्युनिकेट कर लूंगा मैं आपके साथ। अदरवाइज ओके। 8 से 9 की क्लास रहेगी, और हम इसको वीक में 5 डे रखेंगे, ओके मंडे सर। टू फ्राइडे। ठीक है, ओके। मंडे टू फ्राइडे। राइट। और सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहेगा। ओके सर। उस दिन आप अपना, मैं कोई असाइनमेंट आपको बनाकर शेयर कर दूंगा, तो उस असाइनमेंट को आप देख लेंगे। और साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी मैं पढ़ाऊं बताऊं, हो सकता है कि मेरे बताने का तरीका अलग हो, आपके टीचर के बताने का तरीका अलग हो, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करना है। अगर कोई आपको ऐसी लगे बात किसी मेरे टीचर ने ऐसे बताया था, तो आप प्लीज बताइए इसका क्या मतलब है, तो आप वो मेरे से पूछ लें। और जो मैं बता रहा हूँ उसको भी आप अपने नॉलेज में ऐड ऑन करते हुए चलें। ओके सर। ओके। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। सर। बाय बाय, टेक केयर।